हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है? सभी तक बराबर पहुंच रही है? अगर ऐसा है तो बता दो यार। हाँ जी, सब कुशल मंगल है बच्चों। ओके, सच में आ रही है आवाज, झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। बस 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, जस्ट 2 मिनट्स, देन विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है। गौतम, आकाश, किशु जी एंड ऑल अदर्स हु आर ज्वाइनिंग द क्लास, बहुत बहुत स्वागत है। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, देखिए कोशिश मेरी है हर हफ्ते 2 क्लास लेने की आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में। धीरे धीरे करके आपके एग्जाम तक, अगर 24 का एग्जाम आपका टारगेट है या लेट से आपका मेंस का टारगेट है, तो काफी कुछ सिखा दूंगा मैं तब तक। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस साथ में बने रहिए। ठीक है। सो आज हमने पहली क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि कैसे हम फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शंस दिए हों तो कैसे हम उन पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, तरीका सिखाया। बाद में मैं इस पे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, अलग से प्रैक्टिस के अलग से लेसन्स बना के उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज मुझे कुछ और बातें करनी है परसेंटेज कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करें क्लास की। ओके सर, रेमो सर की डेमो क्लास है। ये डेमो क्लास नहीं होती है, ये फ्री क्लास है, मौज लो बस। मैं ज्यादा डेमो नहीं देता हूँ क्योंकि जिसको पढ़ना है, अगर वो मुझे लेट से इतने क्लास देख के नहीं समझ पाया तो वो डेमो क्लास से क्या ही समझेगा। ठीक है। आई बिलीव कि आपको मुझसे अगर पेड क्लास पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो वीडियो देख के समझ लो और फिर आ जाओ। ये तो मुफ्त क्लास है, मौज लो। ठीक है ना? कैलकुलेशन सीखो, मजे करो, ये वो वाली क्लास है। हाँ जी, खाना ना खा लियो ना तुम लोग? डिनर विनर करके आए हो कि नहीं? ज्यादा तो नहीं खा के आए हो? एक एग्जामों की बंद किया बेटा, एग्जामों बंद नहीं हुआ है। एग्जामों और अनअकैडमी की पार्टनरशिप, जैसे तुम्हारी शादी होगी किसी दिन, तुम्हारा कोई लाइफ में पार्टनर आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम खत्म हो गए? नहीं, इट्स ए पार्टनरशिप, ज्वाइंट पार्टनरशिप। दो लोग मिलकर साथ में जिंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही हमारी पार्टनरशिप हुई है बेटा। ऐसा थोड़े ना है कि एग्जामों बंद हो गया। एग्जामों है, एग्जामों चैनल है, मैं हूं, सब है, कोलेबोरेशन है। ठीक है, पढ़ ले। हाँ जी, ठीक है। कब तक चलेगा ये क्लास सर? चलेगा, ये चलाएंगे आपके तो अब इस साल तो चला देते हैं दिसंबर तक कैलकुलेशन की सीरीज ना। हफ्ते में 2 क्लास लूंगा। ठीक है, वीक में 2 क्लास लूंगा। मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, ताकि आपको पता चलता रहे जब जब मेरी क्लास हो। हाँ जी, क्लियर? शादी के बाद तो आदमी मच्छर बन जाता है। कितनी शादियां हो गई तुम्हारी मिलन? लग तो तुम बैचलर रहे हो अभी। मच्छर ही मच्छर बनता है बस। ठीक है, सब नहीं बन जाते हैं। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल राइट। सो एक जानकारी सब लोग ले लो यार, मेरे 2 बैचेस अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो अर्जुना बैच जो कि शुरू हो चुका है, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसको आप प्री प्लस मेंस बोल सकते हो। टैगलाइन है, अब एग्जाम तुमसे डरेगा। एग्जाम से डर लगता है, अब एग्जाम तुमसे डरेगा। ये वो वाला बैच है जिससे सीखने के बाद आपको सवाल कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। ये क्लास 13 जुलाई से शुरू हुई थी। आज मैंने एवरेज टॉपिक इसमें खत्म किया है। रेशियो टॉपिक कल से शुरू हो रहा है। तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है, बताता हूँ उसके बारे में। इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो आप, और आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। तो ये बैच मस्ट है उन लोगों के लिए जो सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ना चाहते हैं और कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं। वो अर्जुना बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। देर नहीं हुई है, ज्वाइन कर लो। 5.5 महीने का बैच है, मैथ्स इसमें पूरी खत्म होगी। अर्जुना बैच इज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। यस, देखिए टारगेटेड तो एसएससी सीजीएल को लेके है, बट मैथ्स सीख रहे हो तो मैथ्स तो किसी भी एग्जाम में काम आएगी। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अर्जुना बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मैथ्स के लिए, बेसिक से पढ़ना है तो। दूसरा, जो मेंस के बच्चे हैं जो प्री का एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें मैथ्स करनी है, तो लक्ष्य मैथ्स बैच हम मेंस के लिए लॉन्च करते हैं, जो मेनली प्रैक्टिस बैच होता है और की कॉन्सेप्ट्स का इसमें रिवीजन करा दिया जाता है क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये बैच 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर तक चलेगा। लगभग 2.5 महीने का वक्त है और इसमें पर डे 1.25 घंटे की क्लासेस हैं। लगभग 2.5 महीने में ये पूरा कोर्स खत्म होगा। इसमें हम 60 क्लासेस रख रहे हैं। ठीक है, तो इन बैचेस को आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं
तो अभी जो करंट ऑफर चल रहा है उसमें आपको अर्जुना 1499 में मिलेगा, और जो लक्ष्य है आपको वो 1124 रुपए में मिलेगा अगर आप एग्जामो कोड लगाएंगे। तो इंडिविजुअल बैच को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अनअकैडमी के स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी स्टोर में आपको इंडिविजुअल बैचेस दिखेंगे, आपको अलग अलग इतना पेमेंट करना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए, ठीक है। सबसे बढ़िया ऑफर क्या है कि आप भैया अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि इस समय अनअकैडमी 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन में जितने भी लाइव कोर्सेज होते हैं बेटा सब आपको एक्सेस मिल जाता है। लक्ष्य, अर्जुना, मेरा और बाकी टीचर्स के भी सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ये अभी 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 4,219 रुपए में मिल रहा है, 2.5 साल का। ये ऑफर आज तक ही वैलिड है जैसा मुझे अनअकैडमी टीम से पता चला है। तो यहां पर आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सबसे अच्छी डील है 2 साल की। एग्जामो कोड लगाइए, 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया 4,219 में 2 साल के लिए। 2 साल मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये बाकी 15 महीने वाला सब्सक्रिप्शन 3750 का है, आप ये भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य प्रैक्टिस बैच है और की कॉन्सेप्ट रिवीजन है, अर्जुना हमारा कंप्लीट बैच है। ओके, क्लियर, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ये ऑफर आज तक है तो आप इसको ले लो यार, बहुत अच्छा ऑफर है, और आके आप मुझसे प्लस में पढ़ सकते हैं या फिर इंडिविजुअल बैच लेके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सीजीएल 2024 की तैयारी करें तो बाकी एडुकेटर के बैचेस भी आपको मिल जाते हैं, कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट। सीपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन फॉलो दिस बैच, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और बाकी तो नोट्स वगैरह भी ऐप में मिल जाते हैं, सारा कुछ फीचर है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे चलिए आगे आते हैं और हम बात करते हैं लक्ष्य में क्या थियरी पढ़ाई जाएगी। मेंस का बैच है शमांको, तो आप थियरी की पूरी एक्सपेक्टेशन मत रखो, वरना तो अर्जुन और लक्ष्य में अंतर क्या है। तो ये प्री में जो पास बच्चे हैं उनके लिए होता है। तो थियरी ऐसे नहीं पढ़ाई जाती है जैसे आप फाउंडेशन बैच में पढ़ते हो। सवाल के थ्रू जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज कराया जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जाती है। सबका मोल जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है किससे पढ़ें। प्रियांशु, ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए कि किससे पढ़ें या किससे शादी करें, ये जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। सबको एक एक बार देख लो, जहां दिल लगे वहां पर आप शादी भी कर लेना, और ऐसे ही टीचर को भी चुन लेना। अगर आप टीचर ही नहीं चुन पाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। अब ये तुमको कौन आके बताएगा कि किससे पढ़ो, सबसे पढ़ पढ़ के देख लो, जिससे अच्छा लगे, जिससे दिल लगे उससे पढ़ना शुरू कर दो बस, ठीक है। चलो अब आज की पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बेटा अब आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं ये बहुत कमाल की चीज है और बहुत दिल से सीखना। आज मैं आपको परसेंटेज की बात करूंगा क्योंकि परसेंटेज से कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। परसेंटेज का इस्तेमाल कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि समथिंग बटे समथिंग निकालना। कैलकुलेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जल्दी से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्लियर। 2 अगस्त को जो बैच आ रहा है वहां से शुरू कर सकते हैं, हाँ वहां से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एवरेज का मॉड्यूल हो जाएगा वो मॉड्यूल बाद में करा दिया जाएगा आपको, बट एनीवे आपको उसका वीओडी मिल जाएगा, वो पहले भी देख सकते हो आप। एनीवे आ जाओ परसेंटेज पे आ जाते हैं। तो अब देखिए परसेंटेज को जानता हर कोई है कि भाई परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है, बस सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। परसेंटेज को हमें थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। गहराई से समझने का मतलब है परसेंटेज में कुछ की बातें हैं जिनको हमें जानने की जरूरत है, उससे हमारी कैलकुलेशन बढ़िया होती है, राइट। तो लेट्स उन पॉइंट पे बात करते हैं जहां पर हम परसेंटेज में कैलकुलेशन अच्छी कर पाए, हमें अप्रोक्सीमेशन में हेल्प मिल पाए, ठीक है। इन सब दिशा में मैं बढ़ूंगा, बट परसेंटेज को समझने के पहले सबसे पहले आपको एक रूल जानना जरूरी है, उसका नाम है एबी रूल, ठीक है। इस एबी रूल को आज की डेट में सभी मास्टर पढ़ाते हैं, ठीक है। इस रूल को मैंने लिखा था 2014 में, 2013-14 में एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा था मैंने, वहां पर इसका नाम दिया था मैंने मैजिकल एबी रूल। सो मैजिकल एबी रूल इतना मैजिकल है कि अगर आप इसको एक बार तमीज से समझ गए तो आपकी जिंदगी बड़ी सरल हो जाती है। तो मैं पहले ये समझाता हूँ कि व्हाट इज मैजिकल एबी रूल, ये क्या है और ये मैजिकल क्यों है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसका नाम एबी रूल मैंने ही दिया था, ऑल्दो आज की डेट में बहुत लोग इसका नाम यूज करते हैं, मुझे क्रेडिट नहीं देते हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे। कई बार मैं कमरे में अकेले बहुत रोता हूँ इसके लिए, क्योंकि मुझे क्रेडिट मेरी मिलनी चाहिए ना, कोई देता ही नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा साधा दूंगा ना, ठीक है कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं है ऑल्दो ये रूल ऐसा नहीं था कि मैंने बनाया है, बट हाँ इसके एक स्टेप पहले तक चीजें कैट एग्जाम में काफी पॉपुलर थी, टीचर्स यूज करते थे।
मैंने इसका एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दिया, द मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, एंड आई कॉल्ड इट AB रूल, बिकॉज मैंने इसके कोरिलेशंस देखे, जो कि कोरिलेशंस इतने पावरफुल हैं कि अगर आप सही से सीख जाएंगे तो वो मैजिकल AB रूल हो जाएगा। तो अभी भी जिन लोगों ने मुझसे इसको चुराया है वो इसके एप्लीकेशन सीख नहीं पाए सारे, क्योंकि जिसने इजाद किया है वो गहराई जानता है। तो मैं इसकी गहराई आपको भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी आज की पॉइंट समझते हैं कि पहले AB रूल क्या है। ओके, ये कह रहा है आप अंडररेटेड टीचर हो। अंडररेटेड क्यों है भाई? क्यों बेइज्जती कर रहे हो मेरी? ठीक है, अंडररेटेड, हु सेज आई एम अंडररेटेड? बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं मैं हर साल, जानते नहीं हो, बस शोर नहीं मचाता हूं मैं। ठीक है। मास्टर मुझसे पढ़े हैं सारे, तुम्हारे जितने पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, चलो इधर आओ। चलो अब आते हैं AB रूल पे, पढ़ लो यार प्लीज। हाँ जी, तो AB रूल का पहला इस्तेमाल बेटा होता है बेस चेंज में। बेस चेंज समझते हैं क्या होता है? बेस चेंज क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक वैल्यू है, लेट से A इज 25% मोर देन B। मैंने कहा A B से 25% ज्यादा है, B इज हाउ मच परसेंट लेस देन A? हाउ मच परसेंट लेस देन A? अब यहां पर क्या होता है, इसमें बेस चेंज करना होता है। ठीक है, बेस चेंज का मतलब है, पहले मैं कह रहा हूं A मेरा B से 25% ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे बोलते हो कि भाई ये 100 होगा, तो ये मेरा 125 हो जाएगा। अब B A से कितना कम है, तो आप कहोगे B मेरा 125 है, B मेरा 100 है और A मेरा 125 है। ठीक है, B मेरा 100 है तो A मेरा 125 है, कितना परसेंट कम है? तो आप कहोगे 25 कम है, बेस मेरा 125 हो चुका है, तो ये वैल्यू आएगी मेरी, अगर परसेंटेज आप कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू 20% आ जाती है। बट एग्जाम में हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है। दूसरा तरीका इसको लिखने का ऐसे होता है कि भाई A अगर B से 25% ज्यादा है, तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि 25% का मतलब होता है +1/4, यानी 4 का 5 हो जाना 25% का चेंज दर्शाता है। अगर मैं इसको 4 मान लूं और 4 से कोई वैल्यू 5 हो गई तो 25% बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको बोलता हूं B, मान लिया ये B है मेरा, तो ये A हो जाता है। A B से 25% ज्यादा हो गया। अब मैं पूछूं B A से कितना कम है, तो आप कहोगे B A से 1 कम है। भाई यहां से यहां हो गए तो 1 कम करना पड़ेगा, 1/5 हो गया, जो कि हो गया मेरा 20% लेस। इसी रिएक्शन को AB रूल बहुत फास्ट कर देता है। जरा उसको समझते हैं, क्योंकि AB रूल जब आप समझोगे तो मैं आपको कुछ और कहानी समझाऊंगा जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो AB रूल समझते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला, AB रूल क्या है? बेसिकली ये A है और B है। आपको सोचना कैसे है, A B से 25% ज्यादा है तो आप ऐसे लिखो, A B से 25% ज्यादा है तो B से चले, B को हमने 25% बढ़ाया, A तक पहुंच गए। B हमारा बेस है, इसलिए B से 25% बढ़ाया, A B से 25% ज्यादा है। अब जब भी AB रूल लगाना है तो मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना है आपको। जो भी यहां पर परसेंटेज वैल्यू लिखी जाएगी उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू +1/4 होता है। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं आता है तो कृपया ये सीख लीजिए। ठीक है, कृपया इसको सीख लीजिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं किसी ने पढ़ाया होगा, मैंने भी पढ़ाया, देख लेना उसको। ठीक है, वो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बट मैं AB रूल पढ़ा रहा हूं। तो जो भी ये परसेंटेज है 25% ज्यादा है, प्लस का प्लस लगाओ, 25% को 1/4 लिखो। अब B A से कितना परसेंट कम है ये निकालना है मुझे। तो क्या होता है इसमें, बेसिकली 3 चीजें हैं। एक तो साइन ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, लॉजिकल भी है। अगर A B से ज्यादा है तो B A से कम करने पे मिलेगा, तो -1 हो गया। न्यूमरेटर को हमें कभी टच नहीं करना होता, न्यूमरेटर नहीं छेड़ना है। न्यूमरेटर लाइक आसमान में भगवान ऊपर, उनको क्या छेड़ोगे तुम? थोड़ा सा उनको छेड़ोगे तुम्हें ऐसा छेड़ेंगे कि जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो न्यूमरेटर को नहीं छेड़ेंगे, 1 का 1 रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या करना है हमें, 4 और 1 का सम 5 होता है, तो यहां आप लिखिए -1/5। यहां प्लस था तो 4 1 5 लिखा, राइट। अब देखो ये A है और ये B है। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैंने कहा होता कि ये मेरा -25% है, मान लिया A B से 25% कम होता तो माइनस लिखते, तो B A से ज्यादा होता, कितना ज्यादा होता ये लिखना है। तो आप ऐसा देखोगे, ये -1/4 है, इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट,
माइनस का यहाँ प्लस हो जाता, एक का एक ही रहता, वो बदलता ही नहीं, 4 में एक कम होता, यहाँ 3 आ जाता, प्लस 1/3 कितना हो गया, 33, 1/3% ज्यादा। क्या ए बी रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आया? राइट? क्या मैं कुछ और एग्जांपल दूं आपको? आप बताओगे मुझे? हाँ जी, आप बताना मुझे। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ये ए है, ये बी है, और मैं कह रहा हूं जो मेरा ए है वो बी से मान लिया 20% ज्यादा है, और बी ए से मान लेते हैं x% कम होगा। ऑब्वियसली मुझे x की वैल्यू बता दो कितनी है। मैं यहाँ a लिख रहा हूं, यहां मैं b लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो वैल्यू है मेरी, ये मान लिया -40% है, ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा? मान लिया मैं कहता हूँ y% ज्यादा होगा, तो मुझे y की वैल्यू बता दो। जरा कमेंट करके बताना। निशा जी और आदित्य कह रहे हैं 16/2/3 होगा x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी होगी? y भी निकालो जरा, x निकाल लिया, y भी निकालो जरा। ओके, 40, 25 ऐसे निकाल रहे हो। देखो बहुत सिंपल है, आप कहोगे +1/5 लिखो यहां, क्योंकि 20% का इक्विवेलेंट +1/5 होता है। अच्छा, अगर ये +1/5 है तो प्लस माइनस हो जाएगा, एक एक ही रहेगा, नीचे 5 और 1 का सम 6 आ जाएगा, -1/, तो यानी x की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/6 हो गई। अगर x फ्रैक्शन में 1/6 हो गया तो परसेंटेज में 16/2/3 हो जाएगा। बेसिकली ये -16/2/3% है, x की वैल्यू इतनी आ गई। y की बात करेंगे तो ये -2/5 कहलाता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, -2/5 हो गया। माइनस की वैल्यू यहाँ प्लस हो जाती है, 2 ही रहता है, और 5 में 2 जाता है तो ये वैल्यू 3 हो जाती है। तो y की वैल्यू हो गई आपकी 66/2/3। 66/2/3% बोलते हैं 2/3 को, तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट होकर आ गई y की वैल्यू। 28 कौन बोल रहा है? 2/7 गलत है। आपने यहां भी जोड़ दिया, यहां घटाना है भैया, 5 - 2 करना है। अगर ये माइनस है तो घटेगा। अब ये गलती मैं चाहता था कि आप करो, क्योंकि जब आपने ये गलती करी तो मुझे ये समझ में आया कि आपने समझा नहीं अभी भी। और ये मुझे पता है, जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो चीजों को सीखते नहीं है कभी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सिखाता हूं कि ये गलती आपसे जिंदगी में कभी क्यों नहीं होगी। समझोगे? अब समझाते हैं तुम्हें परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे नहीं इंप्रूव होगी, परसेंटेज को ठीक से समझना पड़ेगा। मान लिया मैं आपसे बोलता हूं लेटेस्ट से कि मेरे पास एक ये लाइन है, एक इस तरह की, अंडरस्टैंड दिस। ये दोनों लाइंस हैं, इक्वल लाइन से मान लिया, और मैं कहता हूं ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए मेरा बी से बड़ा है। समझिएगा इसको, मान लेते हैं ए मेरा बी से बड़ा है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, 1% ऑफ ए और 1% ऑफ बी में बताओ कौन बड़ा होगा? आंसर माई क्वेश्चन, हु विल बी मोर? अगर ए बी से बड़ा है तो 1% ऑफ ए बड़ा होगा या 1% ऑफ बी बड़ा होगा? आप कहोगे 1% ऑफ ए बड़ा होगा। अब इसको विजुलाइज करो कि अगर कोई ए से चलना शुरू करे तो उसका एक कदम ये है, जस्ट इमेजिन, ऐसे करके चले जाओ, कोई बात नहीं, लास्ट में ए से बी आ गया। राइट? अंडरस्टैंड दिस केस। ये केस कौन सा है? ए इज 25% मोर देन बी का केस है। समझना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, ऐसे समझो कि हम बी से ए की तरफ चले, एक स्टेप ऐसे, लास्ट में यहां पहुंच गए, तो बी के हम 1-1% का स्टेप लगा रहे हैं, तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। मान लेते हैं मुझे यहां पर x स्टेप्स लगे, कंसिडरिंग कि ये एक स्टेप जो है, ये एक स्टेप की जो लंबाई है आपकी, ये 1% ऑफ बी है। ये केस है, कितने स्टेप्स लगेंगे कोई बताएगा मुझे? अगर ये वैल्यू मेरी 100 है, ये 125 है, और 1% 1 के बराबर है, तो मुझे लगेंगे यहां पर 25 स्टेप्स। ट्रू और नॉट? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं यहां आया,
यहां भी ये ए है और बी है, लेकिन अब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा। क्या ए का स्टेप बड़ा है? यस। तो जब स्टेप्स बढ़ जाएंगे, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे क्या? तो यहां पर ये जो एक स्टेप है ये 1% ऑफ ए के बराबर है, और नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे मेरे ये y के बराबर है, तो y को यहां 20 स्टेप्स लगेंगे। क्यों 20 स्टेप्स लगेंगे? क्योंकि यहां से अगर आप स्टेप कंपैरिजन करो तो a और b का जो स्टेप कंपैरिजन होगा वो a चूंकि बड़ा है तो एक स्टेप a का ये 5:4 बनेगा। 25% मोर का मतलब 4 का 5 हो जाना, तो a का एक स्टेप 5 यूनिट का है, b का एक स्टेप 4 यूनिट का है। तो अगर मैं इस गैप की बात करूं तो इनके बीच में गैप 25 यूनिट का है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स मुझे पहले कितने लग रहे हैं? ए का स्टेप बड़ा है, बी का स्टेप छोटा है, तो वहां यहां 20 स्टेप लगे मुझे, यहां मुझे 25 स्टेप्स लग रहे हैं। अब इस बात को अपने मन में कैसे उतार लेना है आपको? मन में ऐसे उतार लेना है, आप यहां जाओ और देखो गलती कैसे कभी होगी नहीं आपसे। आप जैसे ये लिख रहे हो, आपको पता है ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, 20% बड़ा है, वापस आते समय ये सोचो कि स्टेप बड़ा हो गया। यस, दूरी उतनी ही वापस जानी है मुझे। मैं बी से ए आया, फिर ए से बी जा रहा हूं, दूरी उतनी ही लौटनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगेंगे। तो मेरा जो भी एक्स का वैल्यू आएगा, एक चीज तो क्लियर है कि एक्स का मैग्नीट्यूड 20% से कम होगा। एक्स का मैग्नीट्यूड 20 से कम होगा। अगर मुझे यहां से 20% लगा है, बढ़ा है, ए बड़ा है बी से, स्टेप्स बड़े हो जाएंगे, कम स्टेप्स लगेंगे मुझे। एक स्टेप की लेंथ बड़ी हो गई, कम स्टेप्स लगेंगे। तो अगर बढ़ाने में मुझे 20% लगा है तो घटाने में मैग्नीट्यूड 20 से कम होगा। आप एग्जाम में कभी गलत नहीं हो सकते, बिकॉज आपको पता है आंसर 20 से कम आना है, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। यहां देखो ये 40% कम हुआ। अब आपको पता है यहां की ए बी से छोटा है, तो यहां अगर मैं 40% वापस आया हूं, यहां स्टेप छोटा हो गया। अब मेरा एक स्टेप की वैल्यू कम होगी क्योंकि ए बी से छोटा हो गया। अगर ए बी से छोटा है तो 1% ऑफ ए 1% ऑफ बी से कम होगा। पर स्टेप लेंथ कम हो गई, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा लगेंगे। तो किसी चीज को अगर आप घटा देते हो, बेस छोटा हो जाता है, 1% की वैल्यू छोटी हो गई, नंबर ऑफ स्टेप्स वापस आने में ज्यादा लगते हैं, तो मैग्नीट्यूड अब जो y का आएगा वो पक्का 40% से बड़ा ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस। मैं आपको इस चीज का छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं आपसे बोलूं कि ए जो है, मैंने कहा ए जो है वो आप मान लो कि 60% है लेस देन बी, बी इज x% मोर देन ए। अभी कमेंट मत करना आंसर, जस्ट रीड द क्वेश्चन। फाइंड x। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने। 150%, बी 50%, सी 33 1/3%, डी 56.5%। क्या आंसर होगा? ए होगा। क्यों? आपको पता है नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर बी से 60% कम करने पे ए आया, नंबर ऑफ स्टेप्स छोटे हो गए, ज्यादा स्टेप्स लगेंगे। तो ये क्लियर है एक्स की वैल्यू मेरी 60 से बड़ी आएगी। 60 से बड़ी कोई ऑप्शन में है ही नहीं है, आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो मैथमेटिक्स इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज ए लॉजिकल सब्जेक्ट। तो व्हाई नॉट टू लर्न इन दिस वे, कि हमें ये भी समझ में आए कि भैया क्या होना है, रिलेशंस डेवलप हो ताकि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। ठीक है, जैसे जब मैंने सवाल में यहां पर लिखा 40%, तो पहली बात तो आपको पता है ये वैल्यू 40 से बड़ी आएगी। अब तो 2/7 कैसे निकाला तुमने? 2/7 तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हो। बिना लिखे आप बोलो कि कम हुआ तो बढ़ाने में परसेंटेज ज्यादा लगेगा। आप इसको कहानी की तरह ध्यान रखो। अब अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो वहीं वापस आने के लिए ज्यादा परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा।
अगर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो वहीं वापस आने के लिए जो डिक्रीज परसेंटेज होगा वो कम मैग्नीट्यूड का होगा। अब ये दो बातें जब समझ लिया आपने, देन कहानी के फॉर्म में इसको ध्यान रखिए ताकि आप इसको डायरेक्टली यूज करो। अगर बढ़ाया तो घटाने में परसेंटेज मैग्नीट्यूड कम लगेगा, अगर घटाया तो वापस वहीं आने में परसेंटेज मैग्नीट्यूड ज्यादा लगेगा। ये वो कैलकुलेशन स्किल है आपकी, बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन स्किल हो गई है। आपको ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। तो मैं यहाँ आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में सिर्फ तेजी से कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं, बट आपको ये भी सिखा रहा हूं कि पेपर को जल्दी करने के लिए जो और स्किल्स भी होती हैं जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन, उसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक, तो इस चीज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। ये ए बी रूल का एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि बेस अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ए बी रूल के और भयानक एप्लीकेशंस पे। तो हुआ क्या, आप बेसिकली कर क्या रहे हो, ए से बी गए और बी से ए गए। हम अभी यही इसी चीज की बात कर रहे हैं, ए से बी गए और बी से ए गए। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए बी रूल कि अगर मैंने बोला कि भाई ए से बी आने तक मान लिया मैंने 20% से बढ़ाया है, तो मुझे बी से ए वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप कहोगे ये +1/5 है तो ये -1/6 हो जाता है। ठीक है, +1/5 है तो ये -1/6 हो जाता है। ओके, क्लियर, जिसको हम बोलते हैं -16/2/3%। राइट, अब इसका एक अल्टरनेट थॉट समझिए। प्रिंस जी कह रहे हैं कि क्या ये क्लास डेली होती है? नहीं बेटा, अभी डेली नहीं हो रही है स्पेशल क्लास, हफ्ते में 2 दिन स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक चीज समझो, अब इसको थोड़ा रिवर्स अंडरस्टैंडिंग क्या क्या लेते हैं इसमें। अगर हमने इसको 20% से बढ़ाया और इसको फिर 16/2/3% से घटाया तो क्या हुआ, जहां से चले वहीं पहुंच गए कि नहीं? यस, इसे बी गए, बी से ए पहुंच गए। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं जरा ध्यान से देखो, +1/5 और -1/6, ये दोनों वैल्यू जब भी सक्सेसिव में आएंगी तो नेट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब आपने किसी चीज को मान लिया +1/5 से बढ़ाया, यानी 20% से बढ़ा दिया, फिर किसी वैल्यू को आपने -1/6 कर दिया, उसी वैल्यू को, यानी -16/2/3% कर दिया, तो क्या होगा? इससे क्या होगा? नो चेंज होगा, जहां से चले वहीं पहुंच गए होगा। अब ये जो दो वैल्यूज हैं स्पेशल, +1/5 और -1/6, इनको हम बोलते हैं ए बी पेयर। जैसे मेट्रो में जोड़े होते हैं, ऐसे ही परसेंटेज का जोड़ा है। जोड़ों के पीछे दुनिया होती है, बेचारे पब्लिक में खड़े हो जाएं तो लोग डांटने लगते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये भाग जाते हैं। कहाँ? हमें क्या पता बट पब्लिक की नजरों से बेचारे भाग जाते हैं। तो जब भी ए बी पेयर सक्सेसिव में दिखेगा तो इससे परसेंटेज में कोई चेंज होगा ही नहीं, नेट चेंज क्या होगा? 0। अब हमें क्या करना है, सक्सेसिव कैलकुलेशन में ए बी पेयर को पहचानना है। ए बी पेयर पहचानना बहुत आसान है, वैसे ही जैसे आप कहीं भी जाएं और जो पेयर होता है ना वो पहचान ही जाते हैं। पहचान जाते हैं कि नहीं? अगर दो लोग पेयर हैं तो आप पहचान ही जाओगे, इतनी पारखी नजर हमारी है कि हम जान जाते हैं कि कुछ तो है इनके बीच में। है कि नहीं? ऐसा बताओ कि नहीं, है ना? कई बार तो हमने गेस कर लिया 2.5 साल पहले कि कुछ तो इनके बीच में है, 2.5 साल बाद पता लगा कि हाँ है। बीच में डाउट भी होता था कभी भी कि शायद नहीं है, पर 2.5 साल बाद पता लगा हाँ था यार, हम बिल्कुल सही थे ठीक है, ठीक है। कितना भी छुपा लो, लोग से छुपती नहीं है, सब बातें खुली जाती हैं, पता लग जाता है। खैर, ए बी रूल को पहचाना और भी आसान है क्योंकि मैथमेटिकल है। कैसे पहचानोगे? अभी तो बताया मैंने कि +1/5 होता है तो प्लस का माइनस हो जाता है, एक एक ही रहता है, 5 1 6 हो तो ये ए बी पेयर हो गया। जैसे -1/7 मान लिया कहीं लिखा हो, इसका ए बी पेयर क्या होगा? माइनस का प्लस हो गया, एक का एक ही होगा, 7 - 1 क्या है? 6 हो गया। सो आई कैन इजिली फाइंड आउट द ए बी पेयर। एक नंबर तुम फ्रैक्शन मुझे बता दो,
तुम बता दो एक फ्रैक्शन मेरा 2/5 है, तो उसका पेयर क्या होगा? -2/7 होगा। 5 2 7। आप बोल दो कि मेरा फ्रैक्शन है -3/8, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या होगी? +3/5। कैन यू इजिली आइडेंटिफाई ए बी पेयर्स? यस। और ए बी पेयर जब भी सक्सेसिव में आएंगे तो इनका नेट शून्य हो जाता है। डू यू नो व्हाट यू कैन डू विद दिस मेथड? कैन आई टेल यू? यस, लेट मी शो यू। एक सवाल मैंने कहा, मान लिया एक शहर है और उसकी जनसंख्या जो है उसको मैं 5 सालों में बढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5। 5 सालों में देखो शहर की जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। पहले साल ये जनसंख्या बढ़ेगी 25% से, अगले साल ये जनसंख्या बढ़ेगी 16.2/3% से, फिर ये जनसंख्या बढ़ने वाली है 10% से। बहुत ध्यान से बात सुनना। फिर ये जनसंख्या डिक्रीज होने वाली है 14.2/7% से, फिर ये जनसंख्या डिक्रीज होने वाली है 20% से, और शुरुआत की जो जनसंख्या है मान लेते हैं ये है 18,180। मुझे यहां निकालनी है कि ये वैल्यू अगर एक्स है तो बताओ एक्स का मान क्या है। सक्सेसिव का सवाल है, देखने में बहुत भयानक लग रहा है। 5 परसेंटेज वैल्यूज हैं। अनजान बच्चे जिन्हें पेयर पहचानना नहीं आता है वो बेचारे धराशायी हो जाएंगे सवाल में। तुमको बताता हूं कैसे करोगे। आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज लिखो। +1/4, +1/6, +10% को 10% ही रहने दो, या चाहो तो 1/10 लिख लो। यहाँ -1/7, यह -1/5। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, पेयर पकड़ना है। +1/4 यहाँ है, -1/5 यहाँ है। क्लास में ये कितना दूर भी बैठ जाएं, इनकी नजरें देख के हम जान जाते हैं कि यही दोनों पेयर हैं। है कि नहीं है? ये दूर दूर बैठे हैं उल्लू बनाने के लिए, हमें पकड़ लिया हमने। ये देखो पेयर मिल गया, खत्म कहानी इनकी। ये सक्सेसिव में कुछ नहीं करने वाले, गए। एक जोड़ा और भी है, और वो जोड़ा यहां बैठा हुआ है, +1/6 और -1/7। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा वो, दूर दूर बैठे थे, कोई बात नहीं, पकड़ लिया हमने। तो सक्सेसिव में क्या होगा? इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ यही बचेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो मूल मंत्र है वो ये है कि ये नेट 10% से ही बढ़ेगा, बस। 18,180 को अगर आप 10% से बढ़ाओगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1818। इसको जोड़ दो, फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपने कहा ये 8 हो गया, ये 8 1 9 हो गया, ये भी 8 1 9 हो गया, ये भी 8 1 9 हो गया, और ये 1 हो गया। 1,998। अब बताए, ये नॉलेज होना सिर्फ अपने आप में कितनी कमाल की चीज है, आप बताओ मुझे, है कि नहीं है? अगर जिनको एबी पेयर नहीं पता है, जो किताबों से पढ़ रहे हैं, जो ये नहीं जान पाएंगे कि इनसे नेट कुछ नहीं होना है, वो अननेसेसरी सवाल में कितना टाइम वेस्ट कर देंगे, आप सोच सकते हो। रेशियो लगाएंगे, वो कटेगा उनका भी, पर टाइम ज्यादा लगेगा। रेशियो लगाओगे तो आप कैसे करते हो सवाल को रेशियो से? 4 मेरा 5 हो जाएगा, 6 मेरा 7 हो जाएगा, 10 मेरा 11 हो जाएगा, 7 मेरा 6 हो जाएगा, 5 मेरा 4 हो जाएगा। ऐसे रेशियो लगाओगे, कटने को कटेगा। 4 से 4, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, बचेगा सिर्फ यही। बट उनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, वो रेशियो मेथड लगा रहे हैं, कट पिट रहा है, वो मेथड में आंसर आ जाएगा। बट अगर आपकी एबी पेयर की अंडरस्टैंडिंग है ना, प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आपके लिए बहुत केक वॉक हो जाता है ऐसा सवाल। दिस क्वेश्चन इज लाइक ए केक वॉक, आप ऐसे फट से कर दोगे। तो क्या एबी पेयर का फायदा कुछ नजर आया आपको? एबी रूल पढ़ाया मैंने आपको, एबी पेयर पढ़ाया, एबी पेयर का फायदा नजर आया? बोलिए यस। तो एबी पेयर्स को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। इसमें आपको क्या चाहिए? एक तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, एंड देन आप देख के जान जाओगे कि ये एबी पेयर है। बस ये गलती मत करना कि +1/4 का एबी पेयर +1/5 नहीं है। ठीक है, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, राइट? जरूरत है क्या आपको?
घर पे जाके आप क्या बोलोगे आगे चल के? कभी मुझे लड़की पसंद है, अगर आप लड़के हो, अगर आप लड़के हो तो आप बोलोगे मुझे लड़का पसंद है। ठीक है, इट शुड नॉट बी सेम साइन, वरना विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली वी नीड ए प्लस एंड माइनस फॉर द पेयर। सो +1/4 का अगर पेयर आप खोजोगे तो इट विल बी -1/5, प्लस का माइनस 4 and 1 5। इट्स नॉट कि प्लस प्लस का पेयर बना दिया आपने। आप कहोगे सर कानून में बहुत परिवर्तन हो गया, अब हम प्लस प्लस का पेयर बनाने लगे। गणित नियमों से चलती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। प्लस माइनस ही हमें देखना है सक्सेसिव में। ओके, डज इट मेक सेंस? यस यस, -1/6 ले लो जैसे मान लिया कहीं, तो इसका ए बी पेयर बनेगा +1/5। ये छोटी सी बात आपको बहुत मदद करेगी आपके कैलकुलेशंस में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी देखिए बहुत फायदे हैं ए बी रूल के, वो देखना फायदा। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको एक वैल्यू मान लिया दे दी, यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा मेरे पास कोई वैल्यू है, वो 25% से बढ़ रही है फॉर एग्जाम्पल, यहां से बढ़ के 25% बढ़ी, और 25% बढ़ के वैल्यू मान लिया हो जाती है 155। ठीक, मुझे ये वैल्यू निकालनी है, लेट्स से कि ये कितनी होगी। कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। रेशियो तरीका एक होता है कि आप कहते हो 25% बढ़ने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज 4 से 5 हो जाए। फिर हम कहते हैं कि 5 यूनिट है, 5 3 15, 5 1 5, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 4 इंटू 31 निकालेंगे, 124 आ जाएगा, 124। एक तरीका ये है। आप ए बी रूल से भी सवाल कर सकते हो। कैसे? आप कहोगे कि मैं किसी चीज को अगर 25% से बढ़ाता हूं और 155 मिलता है, वापस वहीं जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +1/4 को -1/5 करना पड़ेगा। ए से बी आए, बी से ए वापस जाओ, ये -1/5 हो जाएगा, +1/4 से -1/5 हो जाएगा। अब 155 का -1/5 निकाल लो, -31। 155 में 31 घटा दो, 124। ये भी एक तरीका है। बिल्कुल 20% की कमी कर दो तो पहुंच जाओगे आप, 31 की कमी कर दो तो पहुंच जाओगे। दिस आल्सो वन ऑफ द वे। तो बेस चेंज का ज्ञान होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आपको बेस चेंज का ज्ञान है तो आपको बहुत फायदे मिलते हैं। ऑल्दो मैं रेशियो को बुरा नहीं मानता हूं, रेशियो इज ऑल्सो गुड मेथड, बट ये एक डीपर अलग अलग एक अंडरस्टैंडिंग है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एबी रूल का खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। एबी रूल का जो अगला खेल है उसको बहुत ध्यान से देखिए। एक बच्चा पूछ रहा है -2/3 का पेयर कौन होगा? माइनस का प्लस, 2 का 2, 3 - 2 1, +2। बिल्कुल, तो -2/3 का पेयर 2 होता है। ओके, चलो अब आते हैं और तुम्हें अगली चीज पढ़ाता हूं। कभी भी अगर आपको कोई दो संख्याएं ऐसी दी जाएं कि उनका गुणनफल मान लिया नियतांक हो, यानी कांस्टेंट हो, ठीक, जैसे मैं बोलूं कि a मेरा 4 है, b मेरा 5 है, 4 पंचे 20 हुआ। अब बताओ अगर मैं a को 5 कर दूं और b को 4 कर दूं तो भी 20 बना। ये भी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होती है। देखो 4 से जब ये 5 हुआ तो ये वैल्यू 5 से 4 हुई। जब ये वैल्यू मेरा 1/4 से बढ़ा तो ये वैल्यू मेरी -1/5 से कम हुई। द सिंपल थिंग इज कि जब भी कभी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, गुणनफल कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वहां भी ए बी रूल लग जाता है। इसका कारण क्या है, मैं इसका कारण बताता हूं, इसको भी आप समझते चलो। जब भी दो चीजें अगर मान लिया प्रोडक्ट में है ए और बी, और इससे मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है पी, मैं मान लेता हूं ए% से चेंज हुआ, बी % से चेंज हुआ, तो पी कितने % से चेंज होगा? मान लेते हैं R% से चेंज होगा। होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट पी का नेट परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है कि इसमें कितना % का चेंज हुआ, तो ये जो अलग अलग A% और B% के चेंजेस हैं, इनको सक्सेसिव में रखने से नेट चेंज आता है। अब मुझे बताओ अगर मैं चाहता हूं कि ये P में कोई चेंज ना हो, मतलब मैं चाहता हूं R% की वैल्यू 0% हो जाए, तो क्या होगा? आप चाहते हो कि ये जहां से हम चले थे वहीं पहुंच जाए,
मैं चाहता हूं कोई चेंज ही ना हो। अगर मैं 0% चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये अगर ए हो तो ये भी ए ही हो, मतलब मैं जहां से चलूं वहीं पहुंच जाऊं। मैं पी से चलूं, मैं पी पे ही पहुंच जाऊं, भले ही यहां पर वैल्यू कुछ भी हो जाए, पी डैश हो जाए, कोई चेंज नहीं चाहता हूं। तो क्या होगा, ए और बी नेचुरली क्या हो गए, ए बी पेयर हो गए, तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए जब भी ए और बी का गुणनफल नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो ए और बी का, तो ए में जो परसेंटेज चेंज है और बी में जो परसेंटेज चेंज है वो ए बी पेयर होते हैं। इसका मुनाफा क्या है, फायदा क्या है, समझाऊं? देखो, अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि मैंने इसको 20% से बढ़ाया, तो आपने इसको +1/5 किया, और आप चाहते हो कि प्रोडक्ट ना बदले, तो यहां आपको -1/6 करना पड़ेगा, -16/2/3% आपको करना पड़ेगा। आपने कहा मैंने एक वैल्यू को 25% से बढ़ाया, मैं चाहता हूं ए को 25% से बढ़ाया, मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, तो ये +1/4 हुआ, इसको तुम्हें -1/5 करना पड़ेगा, -20% करना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज में पेयर नहीं ढूंढ सकते विदाउट फ्रैक्शन में चेंज किए। आरएनजी आरएनजी करें कि क्या परसेंटेज से परसेंटेज में सीधे हम नहीं देख सकते क्या है बी पेयर? देखो, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल इसलिए है बेटा क्योंकि थोड़ा तमीज से तो देखना पड़ेगा, तभी तो जान पाओगे ना, बिना देखे कैसे जान पाओगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आजकल लड़के इतने बड़े बड़े बाल रखते हैं, कई बार देखो, कुछ बुराई नहीं है, आप देखोगे उनको तो लगेगा कि लड़की है, बाद में अरे यार ये तो लड़का दाढ़ी मूछ लेके घूम रहा है ठीक है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज परसेंटेज से परसेंटेज में देखने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपको पता हो। जैसे आप प्रैक्टिस के साथ ये जान जाओगे कि +25 और -20, +25 और -20 ए बी पेयर हैं, बट ये नॉलेज आपको मेमोरी से आएगी। देखने का तरीका फ्रैक्शन ही है, देखने का तरीका फ्रैक्शन ही है और कोई तरीका नहीं है। हम सीधे परसेंटेज में कोई सिस्टम नहीं बता सकते आपको, सिस्टम तो फ्रैक्शन से ही आता है, ऑब्जर्वेशन फ्रैक्शन से ही आता है। अब कुछ वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी, वो एक अलग बात है, बट परसेंटेज से परसेंटेज हम सीधा नहीं देख सकते। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो अब आते हैं और अब समझते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है, इस केस का क्या एप्लीकेशन है। देखो, इस केस के इतने एप्लीकेशन हैं, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी बोलते हैं इसको, जब गुणनफल कांस्टेंट हो। जैसे आपने एक केस पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में सवाल ऐसे आएगा कि लेंथ को हमने 25% से बढ़ाया, बताओ ब्रेड्थ को हम कितने परसेंटेज से कम करें कि इसका एरिया कांस्टेंट रहे। क्या होता है सवाल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप चाहते हो कि एरिया ना बदले, कांस्टेंट रहे, तो केस वही हो गया ना, दो चीजों का गुणनफल कांस्टेंट है। अगर आप लंबाई को 25% से बढ़ा रहे हो यानी +1/4 कर रहे हो, ब्रेड्थ को 1/5 करना पड़ेगा, पेयर में भी पेयर में -1/5, -1/5 का मतलब 20% डिक्रीज करना पड़ेगा। हो गया आंसर। केस नंबर 2, एक केस होता है जिसमें बोलते हैं मूल्य, प्राइस इनटू कंजम्पशन यानी खपत, और ये वैल्यू आपकी एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के बराबर है। सवाल ऐसे आता है कि हमें अपना खर्चा नहीं बदलना है, इसको हमें कांस्टेंट रखना है, फिक्स होता है, और कहता है कि मान लिया प्राइस को हम 25% बढ़ा दें तो कंजम्पशन को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली डिक्रीज करना पड़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, कि ये कांस्टेंट रहे। तो आप कहोगे फिर से ये +1/4 है तो ये -1/5 ही होगा, 20% डिक्रीज। तीसरा केस देखिए, स्पीड इनटू टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी कहाँ से पढ़े बेटा? यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है मैंने, सर्च कर लो, मिल जाएगा। यहाँ देखो, मैं कहूंगा तुम घर से निकले, कहाँ पहुंचे, तुम्हारा जो क्रश है उसके घर तक, अपने घर से निकले उसके घर तक गए, बात हुई थी, खिड़की पे देखने जाओगे। आजकल तो खैर फिर वीडियो कॉल की सुविधा है यार, हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किल था यार, सो डिफिकल्ट इट वाज, बता नहीं सकते आपको। चिट्ठियां लिखनी पड़ी है मैं तो कई बार। फोन ही घर वाले, फोन तो आ गया था, फोन घर वाले खरीद के नहीं दे रहे थे। अब चिट्ठी पे डिपेंडेंट रहो। आज चिट्ठी इतनी खतरनाक चीज, मतलब एक लाइव प्रूफ लेके हाथ में घूम रहे हो तुम। किसके हाथ लग गई वो चिट्ठी पूछो नहीं। तो ख्याल रखना पड़ता था कि राइटिंग बिगाड़ के लिखो, अपना नाम कहीं मत लिखो, प्री लिख के छोड़ना है, पकड़े ना जाए। बहुत रिस्क होता था। आज की डेट में तो क्या है, डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, मैसेज भेज के बातचीत हो गई, फोटो शेयर कर लिया, रोज हाथ में मोबाइल है। आई एम रियली रियली जेलस फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस जनरेशन। आई एम रियली जेलस, सीरियसली। हमारे पास इतना रिस्क था, मैं आपको बता रहा हूँ कि बता नहीं सकते हम। फोन किया लैंडलाइन पे, मतलब मम्मी ने उठा लिया, मम्मी की आवाज भी उसी की तरह है, कुछ बोल गए। बस अच्छा ये था कि उस टाइम पे कॉलर आईडी नहीं हुआ करती थी फोन में, कॉलर आईडी नहीं थी, तो बस यही डर लग रहा था कि अब या तो एक्सचेंज से नंबर जाके पता करें। मम्मी लोग कहाँ इतना करती, मम्मी माफ कर देती, तो बच जाते थे हम लोग। डर लग रहा था कि कहीं कॉलर आईडी वाईडी निकलवा के और पकड़ा गए ना तो क्या ही हाल होगा हमारा। आजकल के बच्चे बताओ। मुझे याद है बचपन में ना ऐसे, हम ऐसे ना वो लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो कई बार ना ऐसे हार्ट का साइन बना दिया, अब वो पेन दबा के बना दिया, अब वो पेज के कई पेजेस में दिखने लगता था अंदर। ठीक है। तो डर लगता था कि अब सादे पेज में भी वो दिख रहा है, वो दिल का साइन दिख रहा है, इतना गहरा बना दिए। फिर उस पे गणित के सवाल लगाते थे ऐसे कि दिखे ना किसी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे ऐसे लिखते थे उसी शेप में। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टाइम यार, वेरी डिफिकल्ट टाइम। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था, ठीक है, तो उस जमाने का कोई आदमी था, वो गया और खिड़की पे गया था मिलने के लिए, यहाँ पर बात तय हुई थी, तो अपने घर से निकला, पहुंचा खिड़की पे देखने के लिए, तब तक उसने उसके पापा को देख लिया और पापा उसके जैसे उसको घूरे भगा यहाँ से, वापस वापस अपने घर पहुंच गया। डिस्टेंस बराबर हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। अब देखो, जाते समय जो इसकी स्पीड थी, लौटते समय अगर इसकी स्पीड 25% ज्यादा है, तो बताओ टाइम कितना कम लगेगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है, 25% का मतलब +1/4, टाइम का मतलब -1/5। टाइम 1/5 से रिड्यूस हो जाएगा, 20% से रिड्यूस हो जाएगा। ये सारे सवाल सेम ही तो हैं, नाम अलग अलग है, सवाल सेम है। चौथा केस बताता हूं तुमको। चौथा केस आपका होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है वर्क डन। हम कहते हैं कि मान लिया हमारे पास जितने भी लोग हैं, ठीक है, 20 लोग काम कर रहे थे, अब 25 लोग काम कर रहे हैं, कितने परसेंट बढ़ गए? 20 से 25, 25% बढ़ गया, यानी एफिशिएंसी 25% बढ़ गई। उसी काम को करने में अब टाइम 20% कम लगेगा, +1/4 -1/5, सेम सवाल। ओके, सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस एट ऑल, बिल्कुल। अब ये चीज तुम कहीं भी लगा लो। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बताओगे कोई एक फॉर्मूला? वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है? पावर होता है, P = VI। आपको अगर पावर को रखना है, आप वोल्टेज को 25% बढ़ा दो, करंट को आपको 20% कम करना पड़ेगा।
एनी फॉर्मूला यू चूज। सिक्स्थ फॉर्मूला कोई बोल रहा है, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप फोर्स को कांस्टेंट रखना चाहते हो, अगर आप मास को 25% से बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन को 20% से कम करना पड़ेगा। ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एनी रिलेशन वेयर दो चीजों का गुणा नियतांक है, कांस्टेंट है, वहां पर आपका ए बी रूल लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर ए बी रूल का आपको समझ में आया क्या है? ये सारे सवाल अलग हैं ही नहीं, सेम ही सवाल है, दैट जस्ट सेम क्वेश्चन, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स केस दिखाता हूँ, बहुत मजा आएगा तुमको। ए बी रूल का इस्तेमाल देखो, मौज आ जाएगी तुमको। बहुत कॉम्प्लेक्स केस है और आज से वो केस तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। सवाल तुमने जरूर देखा होगा, मैं ए बी रूल का एप्लीकेशन दिखाता हूँ तुम्हें, सीख लो ठीक से आज। लेट अस से मैंने कहा कि ये एक ट्रैक है, यहां से एक ट्रेन चलती है, दिस इज ए पॉइंट P, दिस इज ए पॉइंट Q, P से चलती है, Q तक जाना है। इस ट्रेन का यहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, सुना होगा आपने सवाल ऐसा। एक्सीडेंट होने के बाद ट्रेन की जो स्पीड है, मान लिया यहाँ S थी, एक्सीडेंट होने के बाद ये स्पीड 2/3S हो गई, 2/3 हो गई। फिर यही सवाल इस तरीके से आता है कि अगर ये एक्सीडेंट यहां नहीं हुआ होता, बल्कि इस पॉइंट से 120 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो एक्सीडेंट यहां ना होके यहां होता, तो आप कहते हैं यहां से यहां तक की जो स्पीड है वो फुल होगी S, और ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 2/3S हो जाएगी। अब बताओ कहां टाइम ज्यादा लगेगा? यहां टाइम ज्यादा लगेगा, यहां टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां फुल स्पीड से इतनी दूरी चली गई है, यहां फुल स्पीड से इतनी दूरी चली गई है, फर्स्ट केस में टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं ऐसे लिखूं कि मान लिया इस केस में जो गाड़ी है मेरी वो 45 मिनट लेट है। भाई एक्सीडेंट हुआ, स्लो हुई तो लेट तो होगी। इस केस में हमारी गाड़ी 30 मिनट लेट है। लेट दोनों में है, क्योंकि यहां भी एक्सीडेंट हुआ है, यहां 45 मिनट लेट है, यहां 30 मिनट की लेट है। सवाल पूछता है कि बताओ एस की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल स्पीड है कितनी। इस सवाल को करने का मैं आपको एक अलग अल्टरनेटिव तरीका बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनो। इस ट्रैक को मैं 3 जोन्स में बांट रहा हूं, एक जोन ये है, एक जोन मेरा ये है, ठीक है, और इसको ध्यान से देखना। इसको मैं बोलूंगा जोन 1, इसको बोलूंगा जोन 2, और इसको बोलूंगा मैं जोन 3। यहां स्पीड एस है, यहां भी स्पीड ऐसी है, एक्सीडेंट यहां तक हुआ नहीं है। यहां इस एक्सीडेंट यहां हो चुका है इस पॉइंट पर, तो ये 2/3S स्पीड है। यहां भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एक्सीडेंट यहां शुरू हो रहा है, तो यहां स्पीड क्या है? फुल है ऐसे। यहां स्पीड 2/3S हो चुकी है, यहां भी स्पीड 2/3S हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है दोनों में। अब समझो इसको, इन दोनों में जो लेट गाड़ी है 45 मिनट और 30 मिनट, क्या इन दोनों के टाइम में 15 मिनट का अंतर है? फर्स्ट केस और सेकंड केस में यस। ये 15 मिनट का अंतर क्यों आया? क्या यहां से आ सकता है? यहां डिस्टेंस बराबर है, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, यहां भी ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को यहां बी बोल देते हैं, यहां बी बोल देते हैं। यहां स्पीड फुल, यहां स्पीड फुल, डिस्टेंस बराबर, टाइम डिफरेंस यहां से नहीं आ सकता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां से टाइम डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा, नहीं आ सकता। यहां स्पीड 2/3, यहां भी स्पीड 2/3, स्पीड बराबर, बी से क्यू डिस्टेंस बराबर, यहां से भी कोई टाइम डिफरेंस नहीं आ सकता। तो इन दोनों में जो 15 मिनट का टाइम डिफरेंस है भैया, वो कहां से आया? आप कहोगे 15 मिनट का जो टाइम डिफरेंस है वो सिर्फ यहीं से आ सकता है, क्योंकि इस जोन में दोनों की स्पीड्स अलग अलग हैं, डिस्टेंस बराबर हैं, तो डेफिनेटली टाइम अलग अलग लगेगा। भाई डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, टाइम अलग अलग लगेगा, तो टाइम डिफरेंस जो 15 मिनट का इन दोनों में आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है, इस जोन की वजह से आ रहा है। यहां से नहीं आ सकता, यहां से नहीं आ सकता। तो अब आपका सवाल पता है क्या कन्वर्ट हो गया? यही सवाल, ये सवाल ऐसे कन्वर्ट हो गया अब आपका
देखना ध्यान से, कितना मजेदार कन्वर्जन है इस सवाल का, कि मेरा ये और ये दूरी बीच की कितनी है, 120 किलोमीटर दूर। क्वेश्चन ने बोला था कि एक्सीडेंट 120 किलोमीटर आगे होगा। तो 120 किलोमीटर की दूरी आप एक बार चल रहे हैं एस की स्पीड से, यानी फुल स्पीड से, एक बार आप चल रहे हैं 2/3 एस की स्पीड से, और टाइम में 15 मिनट का अंतर आ रहा है। आप बताओ, अगर स्पीड एस से 2/3 एस हुई तो क्या ये -1/3 हुई? यस। और डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर ही है दोनों केस में, डिस्टेंस कांस्टेंट है। यस। टाइम के साथ क्या होगा, आप कहोगे टाइम प्लस 1/2 हो जाएगा, -1/3 प्लस 1/2, ए बी पेयर बनता है। यानी टाइम मेरा आधे से बढ़ जाएगा, 50% बढ़ जाएगा। आप करो क्वेश्चन में तो ये टाइम 15 मिनट के बराबर है, तो अगर आधे से कोई चीज बढ़ी है जो कि 15 मिनट के बराबर है, तो ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था? 30 मिनट लग रहा था। तो स्पीड की बात करो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जब स्पीड एस है तो टाइम 30 मिनट लग रहा था। 120 किलोमीटर की दूरी चलने में हमें 30 मिनट का टाइम लग रहा था। क्या स्पीड हुई? आप कहोगे इसको 30/60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 240 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल अगर तुम्हारे सामने कभी जिंदगी में दोबारा आ जाएगा, कोई टाइम आपको नहीं लगने वाला। मैं दूं दूसरा सवाल, आप इस 2/3s को कन्वर्ट करके, मैं लिख रहा हूं यहां पर सेकंड क्वेश्चन, आप मुझे उत्तर बताओ। 120 की जो वैल्यू है इसको चेंज करके आप 180 कर लो, डेटा चेंज कर रहा हूं। और जो आपका 2/3s है, प्लीज इसको चेंज करके 5/6s कर लो। इस केस में मुझे बताओ कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या है। जल्दी सॉल्व करो। मुझे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लीज हेल्प कर दो यार, एग्जामों का कोड लगा के ले लो बेटा। क्या ये क्लास लाइव है? यस प्रभात जी, लाइव क्लास है। चलो बताओ, इसका उत्तर बताओ। अगर मैं यही सवाल चेंज करके बोल दूं कि एक्सीडेंट 180 किलोमीटर बाद होता और हर एक्सीडेंट के बाद गाड़ी की स्पीड 5/6 गुना हो जाएगी, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या करना है दिमाग में? -1/6 +1/7 या +1/5, +1/5 +1/5। अच्छा, ये टाइम 15 मिनट ही रखो, टाइम में चेंज नहीं करना है, ये 15 मिनट ही रखेंगे। आप कहोगे +1/5 15 मिनट हो गया, 1 यूनिट 75 मिनट हो गई। 180 किलोमीटर 75 मिनट में चलना है, 75 मिनट 75/60 होगा। 15 180 है, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 36 चौका 144 आपका आंसर। 75 नहीं है, दिखाता हूँ 75 कैसे होगा। देखो, आप ऐसे बोलोगे, वहां पर आप बोलोगे s इंटू टी बराबर 180 हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्टेंस है तुम्हारी। स्पीड जब 5/6s हुई तो -1/6 हुई। भाई s से कोई चीज अगर 5/6s हो जाए तो ये -1/6 हुई। स्पीड -1/6 हुई तो ये वैल्यू +1/5 हुई टाइम। +1/5 का मतलब अगर शुरू का टाइम आपका t है तो टाइम t/5 से बढ़ जाएगा, जो कि 15 मिनट के बराबर है। 15 मिनट को आप 1/4 घंटे भी बोल सकते हो, तो टाइम की वैल्यू 5/4 आवर्स हो गई। अब आप करो, स्पीड निकालनी है मुझे, 180 किलोमीटर की दूरी 5/4 घंटे में तय हो रही है ओरिजिनल स्पीड से। 36 चौका 144 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। अंकित जी कह रहे प्लीज हेल्प मी यार। अंकित जी देखिए यार, मॉनेटरी मैं डिस्काउंट यार और तो नहीं करा पाऊंगा, प्लेटफॉर्म भी हमारा थोड़ा ना यार, ठीक है, प्लीज आप देख लीजिए कैसे करना है सर। डिस्काउंट का वेट करिए, और फर्दर डिस्काउंट जब भी आएगा तो आप ले लेना प्लीज। आप मेरा इंडिविजुअल बैच ले सकते हो, ले लो, है ना। नहीं, कुछ लोगों को निशा जी होती है दिक्कत, मैं समझ सकता हूँ। कई बार इतना पैसा भी कुछ लोगों के लिए कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आप इंडिविजुअल बैच मेरा ले सकते हो बेटा, ठीक है। हाँ जी, ओके ऑलराइट। तो ये समझ में आया आपको कि हाउ एबी रूल इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है। अब 15 मिनट आपसे सिर्फ बात करेंगे, इसलिए मैंने क्लास रखी थी 1 घंटा 15 मिनट की। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक आइडिया लेके जाओ हर क्लास में, ज्यादा कुछ नहीं। अब डाउट्स इसके हैं जरा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो बच्चा बोल रहा है, सॉरी सर, मैंने कहने का मतलब था कि आप बेस्ट हो एंड योर मेथड्स आर लॉजिकल नॉट फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, वो अंडररेटेड वाला कमेंट क्या? तो मजा ले रहा था मैं तो, आप सीरियस नहीं होना यार, ठीक है। अच्छा ही लिखा था आपने, मैं ऐसे ही मजे ले रहा था, ठीक है। कुछ पूछना तो पूछ लो मुझसे सब लोग। मैंने आपकी प्रीवियस क्लास नहीं देखी, सेकंड पार्ट से सीधा शुरू कर लूं या फर्स्ट देख लो पहले? कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी शुरू कर लो। फर्स्ट देख लोगे तो अच्छा रहेगा, बट सेकंड से शुरू कर लो, फर्स्ट देख लेना। ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन शायद लिया होगा, तो उसमें पार्ट 1 फिनिश होने वाला है, तो कह रहे हैं पार्ट 2 से शुरू करने का। सीधे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पार्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, सो दैट आपको कभी दिक्कत ना हो। वो भी कर सकते हो। वैसे पार्ट 1 में भी सिर्फ मैंने एवरेज कराया है, 6 क्लासेस हुई हैं, तो आप चाहें तो उन 6 क्लासेस को कवर करके और फिर आप रेशियो से कल से लाइव पढ़ सकते हो। कल से रेशियो स्टार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लाइव क्लास नहीं देख पाए तब कैसे देखेंगे? आपका नेम सर्च करने से पहले वाला वीडियो दिखता है। आई थिंक अर्जुना जो भी बैच होगा ना, अर्जुना बैच के भीतर आप जाओगे तो उसके भीतर मिल जाएगा बैच। मैं एक बार पूछता हूँ टीम से कि अगर एक्सेस में कोई इश्यू होता है आपको तो वो बता दें कैसे। आई थिंक आप उसमें एनरोल करोगे कोर्स में, तो वो कोर्स आपको माई कोर्सेज में देखने लगता है, और माई कोर्सेज से फिर आप जाके उस कोर्स के भीतर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ऑलराइट। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होने वाली है। हाँ जी, ओके। ऑलराइट, कोई और सवाल है किसी का तो आप पूछ लो। पढ़ने को तो बस इतना ही पढ़ना था, ओके। अच्छा यार, दिल्ली में एक मीटअप करवा रहे हैं, कितने लोग दिल्ली में हो? आ जाओ, दिल्ली में जो हो। योर इंग्लिश इज वेरी गुड। बताओ इंग्लिश के बारे में मेरा क्या हाल था पहले, ठीक है। सो बेटा, इंग्लिश की कहानी बताता हूँ तुमको, सुनोगे कहानी? सुनाओ, प्यार मोहब्बत और इंग्लिश की कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ठीक है। सुन लो, मजा आएगा। तो यार, अंग्रेजी में हमारी इंग्लिश शुरू हुई क्लास 6 से, ठीक है। तो हम वो बालक थे कि हमारे यहाँ इंग्लिश जो है ना क्लास 6 में इंट्रोड्यूस हुई पहली बार। उसके पहले अंग्रेजी हमने पढ़ा ही नहीं था, तो क्लास 6 में इंग्लिश आई, ओके। छठवीं में हमने पहली बार जिंदगी में सीखा कि ABCD, ये छठवीं में सीखा हमने, ऐसा होता है 6 क्लास। 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ABCD सीख पाए थे, ठीक से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आया था, ठीक है। फिर 9th में पहुंच गए, 9th के बाद 10th में बोर्ड एग्जाम था अंग्रेजी का, तो वहां थोड़ा बहुत हाथ पैर मारे। तो वहां जो टीचर्स थे वो सिर्फ ग्रामर में यही पढ़ाते थे कि राम जाता है, राम गोस। वो इंटरोगेटिव और पता नहीं क्या एक तो सेंटेंस लिखवाते थे, और उसी सेंटेंस से फिर सेंटेंस बनाते रहो। राम खाता है, राम खा रहा है, राम खाएगा, और इसी का अनुवाद करते रहो। यही करते थे बस, ओके। तो इंग्लिश में 12th तक हमने सिर्फ यही पढ़ा। जिनसे भी ट्यूशन पढ़ने जाओ उनका बस एक ही काम था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एक सेंटेंस लिखवाते थे। और रोज का काम ये होता था कि उसको जितने भी ये टेंसेस होते हैं उसको लिखते रहो। हमने कहा ये कौन सी अंग्रेजी सिखा रहे हैं। मैंने 2-3 जगह ट्यूशन ट्राई किया, हर जगह सिर्फ यही होता था डेली, इसके अलावा कोई काम ही नहीं होता था। तो हमने उनको बोला रोज करने से क्या होगा, एक बार बता दिया ना आपने, रोज वही करें क्या, इसमें सीख क्या रहे हैं हम अंग्रेजी में। और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको ये समझ आ गया कि भैया यहां अंग्रेजी से कुछ होना नहीं है,
किसी तरह से पास हुए 12th। हमको पता था अंग्रेजी में हम बहुत कमजोर हैं, बट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में उतनी इंग्लिश मैनेज कर ले गए, क्योंकि इंग्लिश वहां से सब्जेक्ट नहीं था, वहां तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी। इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए। अब इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी सुनो आप। वहां ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं यार जो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, तड़ 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 अंग्रेजी बोलते हैं, उनसे सामना हुआ। हमने कहा यार हमारी तो नौकरी नहीं लग पाएगी ऐसे, तो ये सब इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जीडी उडी पता लगा होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है फाइनल ईयर में जब इंटरव्यू के लिए कंपनियां आएंगी। हमें कुछ आता ही नहीं था, तो पहली बार लगा कि अंग्रेजी की जरूरत है। लेकिन फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया, ग्रेजुएशन का बीटेक में इंग्लिश नहीं सीखी मैंने। सेकेंड ईयर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल गया, सोचते रह गए, कर नहीं पाए कुछ इंप्रूव। थर्ड ईयर में ऐसा लगने लगा कि कंपनियां थर्ड ईयर से आने लगती हैं, तो ये लगने लगा कि यार अब सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ इंग्लिश में। तो पहली बार जीवन में मैंने हिम्मत करी, और हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था तनुज नाम था, वो गोरखपुर से पढ़ा हुआ था, बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा था, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसकी। तो मैंने कहा देखो मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है। तो पता लगा उस समय कि नौकरी के लिए सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है कि नहीं। हमें कुछ पता ही नहीं था, कॉलेज में कभी कुछ किया ही नहीं, स्कूल में अपने ऐसे फर्जी स्कूल थे, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं थी वहां, एक्स्ट्रा करिकुलर कहाँ से कर लोगे, कुछ सिस्टम ही नहीं था, सरकारी स्कूल था, वो भी नहीं था हमारे पास। तो हमने कहा कि अब कुछ सर्टिफिकेट बटोरने हैं, क्योंकि नौकरी में पता लगा इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अंग्रेजी आती नहीं थी, अंग्रेजी भी सीखना था। तो पहली बार हमारे कॉलेज में एक इवेंट हो रहा था, तो मैंने इस लड़के से बात करी, अच्छा दोस्त था मेरा, बस प्यार में पड़ा हुआ था, ठीक है, एक लड़की से इसको बहुत मोहब्बत थी, प्रपोज अपोज कर चुका था, बात बनी नहीं, तो काफी दुखी रहता था ये। मैंने इसको समझाया कि देखो बेटा नौकरी ले लो, इस दुखियारी आत्मा बनने से कुछ होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, कॉलेज में एक इवेंट आई थी, तो उसमें प्रेजेंटेशन का एक इवेंट था जिसमें आपको इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देना था। इस लड़के की अंग्रेजी अच्छी थी, तो मैंने कहा इसके साथ जाएंगे, मेन चीजें ये बोलेगा और मैं साथ में थोड़ा थोड़ा बोल दूंगा इंग्लिश में, थोड़ा स्टेज कॉन्फिडेंस भी आएगा और हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्लेसमेंट के लिए। हम लोगों ने खूब तैयारी करी, मैंने अंग्रेजी में खूब सेंटेंसेस को रट लिया कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं ऐसे तो बोल नहीं सकता था उस टाइम पे। रट लिया मैंने, इंग्लिश पूरी रट ली, क्या क्या मुझे बोलना है मैंने याद कर लिया पूरा, कि मैं ये बोलूंगा तुम ये बोलना, फिर मैं ये लाइन बोल दूंगा बीच में, तो लोगों को लगेगा मुझे भी आता है। खूब रिहर्सल किया हॉस्टल में, और हम लोग काफी मेहनत करी थी, मतलब हमारे उस समय जो है उस प्रेजेंटेशन को बनाने में पूरा मैंने काफी रिसर्च वगैरह करी और बनाया, और हम गए, और हमारा जिस दिन प्रेजेंटेशन होना था तनुज जी को शुरू करना था। बताइए भैया, प्रेजेंटेशन में बोलिए। बोला ही नहीं यार, वो कुछ बोले ही ना। मैं पीछे खड़ा हूं, मैंने कहा मुझे तो कुछ 5-6 बार थोड़े थोड़ा सेंटेंसेस बोलने हैं, मैं उसको पीछे से कोचे जा रहा हूँ, वो बोल ही नहीं रहा है। मैं कहा मसला क्या है, मैंने उसकी तरफ देखा, मैं कहा क्या भैया बोल क्यों नहीं रहा, मैं क्या करूं। सामने भाई साहब मैंने देखा, वो लड़की बैठी हुई है, और ये भाई साहब इनको अपनी आशिकी याद आ गई, बोले ही नहीं भाई साहब, और वहां माइक लगा है, कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते हम। वो कुछ नहीं बोला। और आप सोचो कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है और मुझे प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंटेशन में हम की पॉइंट लिख के ले गए थे, बस उसको एक्सप्लेन करना था। मुझे सिर्फ 5 सेंटेंसेस याद थे। हमारी बेइज्जती हुई भयंकर उस दिन, और ये कुछ बोला ही नहीं। हॉस्टल वापस आ गए। हम्म सुना तो लिए इनको कस के, ठीक है, लेकिन क्या ही कर लें, बेचारा उसका दिल टूटा हुआ था। बट उस दिन मुझे लगा कि अंग्रेजी की जीवन में जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो काम दूसरों के भरोसे कहाँ काम चलेगा, ऐसे आशिक लोग मिल जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो लगा खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। तो पहली बार दिमाग में आया कि ऐसा कुछ करना है, बट कुछ हुआ नहीं वहां भी। थर्ड ईयर में प्लेसमेंट भी हो गया। इंटरव्यू में जाके मैंने बोल दिया कि सर हिंदी में मेरा इंटरव्यू ले लोगे। इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे बार बार, तो और निकल रहा था मुंह से। तो मैंने कहा सर हिंदी में ले लो मेरा इंटरव्यू प्लीज, बाद में सीख लूंगा। तो उसने कहा ठीक है। रिटर्न रिटर्न में अच्छी थी इंग्लिश, मतलब पास हो गया था मैं इंग्लिश में, कट ऑफ जो चाहिए था। रिटर्न में मैथ्स अच्छी थी, डीआई अच्छी थी। इंग्लिश में उन्होंने कट ऑफ काफी कम रखा था, पास हो गया था रिटर्न। तो हो गया, हिंदी में इंटरव्यू ले लिया उन्होंने, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, जॉब भी लग गई।
बट ये था कसक कि यार इंग्लिश बोलना सीखना है। बट फिर लगा जरूरत क्या है, खास तो कोई ऐसी नीड है नहीं, प्लेसमेंट हो गया। बट उसके बाद मेरे को ना ये रियलाइज हुआ कि कैट का एग्जाम दिया था, उसमें नेगेटिव मार्क्स आए थे इंग्लिश में ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही डॉन्टिंग पेपर था यार, वर्बल एबिलिटी का। पहली बार जब मैंने दिया कैट तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि क्या सेंटेंस है। बेसिक इंग्लिश आती थी बट उस तरह की इंग्लिश यार कि उसमें ऑथर क्या कह रहा है वगैरह, वो काफी कठिन सवाल आते हैं कैट में, काफी क्लोज ऑप्शंस होते हैं। माइनस में नंबर आ गए थे इंग्लिश में। तो रियलाइज हुआ कि यार ये कमी मुझे ना इम्प्रूव करनी है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग ग्रामर का किताब। मेरे को समझ में नहीं आया ग्रामर वामर, हमने कहा ये सब तो नहीं पढ़ पाएंगे। रेनन मार्टिन, मैंने इसको भी ट्राई किया, वर्ड फॉर्मेट इजी, आधी किताब पढ़ी, नहीं पढ़ पाया। मुझे लगा मेरे को ऐसे इंग्लिश मेरी इंप्रूव नहीं होने वाली। लोगों ने कहा पिक्चर देखो, इंग्लिश पिक्चरें देखो। तो मैं पिक्चर देखा तो मुझे लगा मैं सबटाइटल पढ़ूं कि मैं पिक्चर देखूं। राइट, पिक्चर का मतलब क्या होता है, आप पिक्चर देख रहे हो ना कि चल क्या रहा है पिक्चर में, वहां बैठ के सबटाइटल पढ़े जा रहे हैं नीचे, ऊपर वहां एक्शन चल रहा है, हम बैठ के यहाँ सबटाइटल पढ़ रहे हैं। हमने कहा ये भी नहीं हो पाएगा यार हमसे। हमने कहा हम तो या तो पिक्चर के मजे लेंगे, भले ही हमको समझ में ना आए। हम जाते थे मूवी देखने, इंग्लिश की मूवी देखने जाते थे, इंग्लिश सब इंग्लिश में देखते थे। हमने इंग्लिश की मूवी हिंदी नहीं देखी, हम कहे तो बेइज्जती है। इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब कर दिया, वहां डायलॉग बोलता है चैन कुली की मैन कुली। हम कहा ये डायलॉग कैसे में कुछ भी। तो मैं जाता था इंग्लिश में पिक्चर देख, भले ही कुछ समझ में ना आए, कम से कम चित्र देख के कुछ समझ में कहानी आती थी कि कुछ शायद ऐसा हो रहा होगा। वो ठीक है, लेकिन अब पिक्चर में हम पढ़ थोड़ा ना सकते हैं बैठ के। तो हमने कहा ये भैया सबटाइटल वाला गेम भी हमसे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने इंग्लिश में बुक्स पढ़ना शुरू किया, नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया, और मुझे इतना शौक हो गया पढ़ने का। राइट, ओके, इतना शौक हो गया मुझे पढ़ने का। मैंने ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन और क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने। और मैं बस 2-2.5 साल पढ़ता रहा। इतना पढ़ा मैंने कि मैं कहीं भी जाता था मेरे हाथ में एक नॉवेल होती थी इंग्लिश में और मैं पढ़ रहा होता। शुरू में बहुत दिक्कत हुई, समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे करके समझ में आने लगा, वोकैबुलरी बिल्ड होने लगी। और मैं बस पढ़ता गया, खाली इंग्लिश को केवल पढ़ता गया। मैंने कभी बोलने की कोशिश नहीं करी, बस मुझे मजा आता गया और मैं इंग्लिश पढ़ता गया। मैंने 2.5 साल इंग्लिश को बहुत पढ़ा, कोई ग्रामर की किताब नहीं पढ़ी, कोई स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एक दिन के लिए किया था प्लेसमेंट के टाइम पे। तो वहां भी मजाक ही कर रहे थे वो लोग यार। पहले दिन गए तो बोले आज किसका बर्थडे है, मेरा बर्थडे था उस दिन, मैंने हाथ खड़ा किया। एक लड़की का भी बर्थडे था, उसने भी हाथ खड़ा किया। तो बोले दोनों स्टेज पे आ जाओ, इंग्लिश बोलो। मैं कहा वही तो सीखने आए हैं, कैसे बोलेंगे, आता होता तो यहाँ क्यों आते। हम कहे तो गजब बकवास चल रही है यहाँ पर। कह रहे इंग्लिश बोलो, हमें नहीं आती तभी तो आए तुम्हारे पास। छोड़ दिया मैंने कोचिंग, पैसा दिया भी नहीं था, एक ही दिन गया था, उसके बाद गया ही नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था बोलना। एक ही शब्द आता था, आई लव यू, बोल दिया लड़की को, लड़की बुरा मान गई ठीक है, तो और नहीं आता इंग्लिश, क्या करें। दैट्स हाउ इट वेंट। देन उसके बाद फिर मैं पढ़ता गया। 2.5 साल मैंने इंग्लिश पढ़ी, बहुत पढ़ी, लेकिन खूब नॉवल पढ़े। एंड देन जब मैंने 2.5 साल के बाद अपने आप को इंग्लिश में जज करना शुरू किया, देन मैंने देखा कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं इंग्लिश में, मैंने कैट जब नेक्स्ट लिखा तो इंग्लिश में आई हैड मोर देन 99 परसेंटाइल इन कैट। और इंग्लिश में मुझे सब समझ में आने लगा। पिक्चरें देखता था तो मुझे सबटाइटल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, मुझे टोन भी समझ में आने लगा, मुझे सब समझ में आने लगा। एंड उसके बाद जब पहली बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करी उस 2.5 साल के बाद, तो इंग्लिश भी निकली मुंह से, इंग्लिश मुंह से निकली। मतलब इट वाज नॉट, आज आज ज्यादा अच्छा बोल लेता हूँ, बट आई थिंक इसका 80% मैं तब बोलने लगा था। तो वो होता क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस है वो चेंज हो जाता है। जब आप इतनी इंग्लिश पढ़ते हो तो आपके सेंटेंसेस इंग्लिश में बनने लगते हैं। ये सबसे बड़ा बैरियर कम्युनिकेशन का क्या होता है ना, आप हिंदी में सोचते हो और उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलते हो। जब तक आप ट्रांसलेशन कर रहे हो आप इंग्लिश ठीक से बोल ही नहीं सकते हो। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज हैं वो ट्रांसलेशन सिखाते हैं। वो कहेंगे इसको ऐसे बोलना है, आप ऐसे अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, नेवर। इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो आपको आपके थॉट्स इंग्लिश में आने चाहिए, और वो तब आएंगे जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे, लैंग्वेज सुनोगे, खूब सारा एक्सपोजर दोगे अपने आप को। तो मेरे साथ वही हुआ कि उस 2.5 साल के पीरियड में मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ी कि मेरे थॉट्स इंग्लिश में जनरेट होने लगे। ओके,
मतलब मैं यही समझ पाया कि हाँ मेरे थॉट्स नेचुरली इंग्लिश में आ रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ तो मुझे हिंदी में सोच के ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा है। एंड दैट्स हाउ मेरी इंग्लिश अपने आप, मैं इंग्लिश बोलने लगा, सेंटेंस फॉर्मेशन होने लगे अच्छे से, सब कुछ बढ़िया से होने लगा। और तो इस तरीके से मैंने मेरी इंग्लिश का कोई और प्रोसेस नहीं रहा है और इंग्लिश इंप्रूव हो गई। और जब मैंने वही कह रहा हूँ 2.5 साल बाद इंग्लिश बोलने की कोशिश करी तो इंग्लिश निकली अंदर से, तब मैं पहली बार जान पाया कि अच्छा मैं इंग्लिश भी बोलने लगा हूँ। और उसके बाद फिर क्या, मेरे को डर तो कभी जिंदगी में किसी से लगता नहीं था। ठीक है, मेरा दिमाग में एक बहुत चीज थी, लोग हंसी मजाक जितना उड़ाना उड़ा लें। स्टेज फियर था पहले बहुत, उसको भी ऐसे ही दूर किया। मैंने कहा हंस, लोगों के हंसने पे नहीं जा सकते ना। ठीक है, योर असेंट इज ऑल्सो गुड, हाउ इज इट बिल्ड। मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला राजपाल, नो एफर्ट फॉर एनीथिंग। अभी भी मैं 100% करेक्ट इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रामर को फॉर्मली पढ़ा ही नहीं है। अब ग्रामर में इतने रूल्स होते हैं, उतने रूल्स रेगुलेशन मैंने जिंदगी में नहीं पढ़े हैं। मैंने सिर्फ बुक्स से पढ़ के जो मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वही है। तो अगर आप 100% ग्रामर चेक करोगे मेरी स्पीकिंग में तो आप फॉल्ट आपको मिलेंगे, बट मैं उस फॉल्ट को भी इंजॉय करता हूँ। मैं चाहूं तो इंप्रूव कर लूं, कितना टाइम लगेगा मुझे, ये ग्रामर किताब पढ़ लूं, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन का पर्पस ये होता है कि आपकी बात दूसरे तक पहुंच जाए। तो मेरा ये मानना है कि मैं इंडियन इंग्लिश बोलता हूँ, इंडियन इंग्लिश बोलता हूँ। मैं ना ब्रिटिश इंग्लिश बोलता हूँ ना अमेरिकन बोलता हूँ। और इंडियन इंग्लिश के अपने रूल्स हैं। थोड़े बहुत ग्रामर इधर उधर चलती है, तो मे बी 95% ग्रामर करेक्ट होगी मेरे बोलने में, 5% एरर्स भी होंगी। मैं लिखता भी हूं तो मेरे ग्रामर में 5% की एरर्स होंगी। बट वो इम्परफेक्शन मैं अपने अंदर चाहता हूं कि रहे। मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं, मेरे दिमाग में रहे कि मैं गांव से आता हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल, और मैं वो इम्परफेक्शन कैरी करना चाहता हूं। ठीक है, मुझे उसको इम्प्रूव नहीं करना है। और जहां तक रिटन इंग्लिश की बात आती है, कैट पेपर की बात आती है, किसी पेपर की बात आती है, तो किसी से मैं कम स्कोर नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज वहां पर चीजें समझ में आ जाती हैं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यहाँ एरर है, यहाँ पर इस वोकैबुलरी का मीनिंग ये है। इतनी रीडिंग है कि वो एक्सपोजर है कि उसमें कभी दिक्कत नहीं आती है। और बाकी स्पीकिंग भी ठीक है, फ्लुएंसी मेरी अच्छी है। तो अगर आपकी आपके बोलने में आपका फ्लो अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो लोग अपने आप सुनने लगते हैं आपको। तो मैंने ये भी चीज अपनी लाइफ जर्नी में सीखी है ना कि काम डर के मत करो। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप इंग्लिश को ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलो। ठीक है, तो 2-4 गलतियां भी करोगे तो कोई पकड़ो, कोई सोचने वाला भी नहीं है। तो मैंने तो बहुत लोगों से बात करी, नेटिव लोगों से बात करी है, जो अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। वो मेरी बात समझ जाते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ जाते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक भी करता हूँ कभी कभी, तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कम्युनिकेशन का पर्पज सिर्फ यही है, इट्स नॉट अबाउट 100% करेक्ट ग्रामर। जो आपको स्पीकिंग कोर्स में, स्पीकिंग कोर्स करके कोई स्पीकिंग नहीं सीखता है, फर्जीवाड़ा है। माहौल से सीखते हैं, अपने आप को एक्सपोजर देने से आप सीखोगे। ठीक है, तो जितना आप एक्सपोजर दोगे लैंग्वेज को उतना बेहतर हो जाओगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, स्पीकिंग वगैरह सब आ जाएगी, दिमाग का खेल है, थोड़ा टाइम दोगे आ जाएगी। अभी जितना सोचो मत इसके बारे में। ठीक है, इज देयर ए प्लान टू टेक मोर देन 2 स्पेशल क्लास इन ए वीक? उमाकांता जी, मैं अभी अगस्त का शेड्यूल बनाऊंगा तो मैं प्लान करके बता दूंगा पहले कितनी क्लासेस में लूंगा, क्योंकि अगस्त में मेरे पास 2+ बैचेस का लोड है, अर्जुना लक्ष्य दोनों है। तो मैं एक बार प्लान करूंगा तो आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, सीपीओ बैच प्लस में, सीपीओ का मेरा कोई अलग बैच नहीं, मैथ्स का तो देखो एक ही बैच है सबके लिए, ले लो आप उसमें। ठीक है, वो सीपीओ कोर्स में भी दिखेगा, सीजीएल में भी दिखेगा, एक ही कोर्स है। चलो फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अच्छी खासी बातचीत हुई, मजा आया आपसे बात करके। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी, है ना। प्लस पर बैच स्टार्ट हो गया पीयूष, अर्जुना ऑलरेडी शुरू है, लक्ष्य शुरू हो जाएगा 3 तारीख से। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।